जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत की चिंता है वाजिब। जी हां, खालिस्तानी आतंकवाद पर कनाडा ने पहली बार कबूला सच। जांच आयोग की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, तो उधर ब्रिटेन सरकार के लीक दस्तावेज में भी बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर हिंदू राष्ट्र और खालिस्तानी उग्रवाद को नया खतरा बताया गया है ब्रिटेन के लिए। वहीं बताएंगे ट्रंप के एक बड़े फैसले ने तोड़ दी भारत के 3 पड़ोसियों की कमर, वो भी एक साथ। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग खबर में आपको बताएंगे। वही बताएंगे क्या बांग्लादेश में होगी शेख हसीना की वापसी, अवामी लीग का सड़कों पर उतरने का बड़ा ऐलान, यूनुस से मांगेंगी इस्तीफा। जी हां, तो वहीं पर महाकुंभ हादसे का क्या है सच्चाई, क्या है रियलिटी, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर खालिस्तानी आतंकवाद पर कनाडा ने पहली बार कबूला सच। कहा भारत की चिंता है वाजिब। जी हां, जांच आयोग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, कनाडा ने पहली बार अपने देश में खालिस्तानी आतंकवादियों की भारत विरोधी गतिविधियों को स्वीकार किया है। कनाडा के सार्वजनिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थन आंदोलन पर भारत की चिंताएं वैध हैं। हालांकि रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत कनाडा के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप में शामिल दूसरा सबसे बड़ा सक्रिय देश है। चीन को सबसे ज्यादा हस्तक्षेप करने वाला देश बताया गया है। दोस्तों, चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की पड़ताल कर रही सार्वजनिक जांच कमेटी ने मंगलवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की है। चीन और भारत पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। इसमें हस्तक्षेप करने वाले देशों में रशिया, पाकिस्तान और ईरान का भी नाम लिया गया है। जी हां, रिपोर्ट में कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा यानी CSIS के हवाले से कहा गया कि कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद से पैदा खतरे के बारे में भारत की चिंताओं के लिए कुछ वैध आधार है। वही बता दें, दूसरी ओर ब्रिटेन से एक नई रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, जहां पर यह बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि हिंदू राष्ट्र और खालिस्तानी उग्रवाद ब्रिटेन के लिए नया खतरा है। ब्रिटेन में उभरते हुए 9 खतरों में हिंदू राष्ट्रवाद और खालिस्तानी उग्रवाद को शामिल किया गया है। यह जानकारी एक गृह मंत्रालय के दस्तावेज से लीक हुई है। यह समिति अगस्त 2024 में ब्रिटेन के गृह विभाग के सचिव यवेट कूपर द्वारा बनाई गई थी। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस समिति की जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें कहा गया है कि हिंदू राष्ट्रवाद को एक उग्रवादी विचारधारा के रूप में पहचाना गया है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में खालिस्तानी उग्रवाद को भी प्रमुख उभरते खतरों में सूचीबद्ध किया गया। हालांकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में पहली बार हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को चिंताजनक विचारधाराओं के रूप में पहचाना गया है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश पाकिस्तान पर बड़ी चोट दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप के इस फैसले ने तोड़ दी भारत के 3 पड़ोसियों की कमर। दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही कई घोषणाएं ऐसी कर दी जिसने दुनिया के कई देशों के नींदें उड़ा दी। उनके एक फैसले से भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश मुश्किल में पड़ गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे के तहत सभी विदेशी सहायता को निलंबित करने की घोषणा की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पूर्ण मूल्यांकन के बाद ही अमेरिका तय करेगा कि इन देशों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तब तक अमेरिका की तरफ से दुनिया के कई देशों में चल रहे सभी सहायता प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया है। ट्रंप ने 20 जनवरी को पद की शपथ लेने के बाद जिन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किया था उसमें एक आदेश विदेशी मदद को लेकर भी था। उन्होंने सभी संघीय एजेंसियों को आदेश दिया था कि विदेशों में विकास के लिए दिए जाने वाले फंड को तत्काल 90 दिनों के लिए रोक दिया जाए और जो विकास प्रोग्राम अभी चल रहे हैं उनका मूल्यांकन किया जाए। वाकई में दोस्तों, बांग्लादेश पर दोहरी मार मारी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिकी फंड फ्रीज होने से अवामी लीग को बड़ा फायदा हो सकता है। बांग्लादेश में वापसी कर सकती हैं शेख हसीना। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद शेख हसीना के लिए बड़ी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, अवामी लीग का सड़कों पर उतरने का बड़ा ऐलान और यूनुस से मांगेंगी इस्तीफा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूसैड की फंडिंग रोकी। इसे अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। हसीना की अवामी लीग के नेता इसे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं। उधर मोहम्मद यूनुस की सरकार भी अवामी लीग को बांग्लादेश से दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले ही अंतरिम सरकार ने कहा था कि वो अवामी लीग को आगामी चुनावों में हिस्सा नहीं लेने देंगे। यहाँ तक कि अवामी लीग को बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी पार्टी ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। अवामी लीग ने ऐलान कर दिया है कि वो देश में हिंदुओं के उत्पीड़न के विरोध में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के इस्तीफे की मांग करेगी। पार्टी ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सड़कों पर उतरने की भी योजना बनाई है। गौरतलब है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये अवामी लीग का पहला बड़ा प्रदर्शन है। पिछले साल छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से पार्टी के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया
गया था, वहीं हमलों के डर से कई नेता देश में ही छिपे हुए हैं। साथ ही पार्टी ने हसीना और अन्य नेताओं के खिलाफ हत्या और अन्य आरोपों को वापस लेने की भी मांग की है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना के प्रति फिर से बांग्लादेशी लोगों के मन में प्यार उमड़ सकता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये बड़े चांसेस नजर आ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा देना पड़ जाए और शेख हसीना की दोबारा से सरकार बन सकती है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि दोबारा से शेख हसीना की सरकार बननी चाहिए बांग्लादेश में, तो कमेंट में शेख हसीना विल बी बैक लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर विरोधियों की आवाज दबाने के लिए शहबाज शरीफ ने चली बहुत बड़ी चाल, बोलने की आजादी पर लगेगा पहरा। बता दे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने लोगों की आवाज दबाने के लिए संसद में एक संशोधित बिल पेश किया है। सरकार ने इस बिल में पैका यानी कि PECA कानून को और कठोर बनाने के लिए कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन संशोधनों का मकसद डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना और साइबर अपराधों की रोकथाम बताया जा रहा है। सरकार ने इस बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी DRPA नामक एक नई संस्था बनाने का प्रस्ताव दिया है। ये अथॉरिटी ऑनलाइन अवैध कंटेंट को मॉनिटर करेगी और इसे हटाने या ब्लॉक करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसके अलावा झूठी या गलत जानकारी फैलाने जैसे अपराधों के लिए सजा को कड़ा किया जाएगा। साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता को देखते हुए एक नई विशेष जांच एजेंसी भी बनाई जाएगी जो इन अपराधों की जांच और कानूनी कार्रवाई में मदद करेगी। जी हाँ, वहीं बता दें, अमेरिका के पूर्व पत्रकार टकर कार्लसन का सनसनीखेज दावा, बाइडेन प्रशासन ने पुतिन के मर्डर की रची थी साजिश। जी हाँ, पूर्व फॉक्स न्यूज एंकर और प्रमुख रूढ़िवादी टकर कार्लसन ने अपने पॉडकास्ट द टकर कार्लसन शो के दौरान एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाइडेन प्रशासन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का प्रयास किया था। इस असाधारण बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। टकर कार्लसन ने यह आरोप उस समय लगाया जब वो अमेरिकी लेखक और पत्रकार मैट टैबी के साथ बातचीत कर रहे थे। कार्लसन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने पुतिन को मारने की कोशिश की, ये पगलों वाला काम था। उन्होंने टोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं उनका उदाहरण देते हुए कहा कि वो भी इस साजिश का हिस्सा थे। ये वास्तविक युद्ध पर जोर दे रहे थे। टकर के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने अराजकता के माध्यम से अपने उद्देश्यों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ग्रीनलैंड में मच गया भारी तनाव, छिड़ सकती है डेनमार्क और अमेरिका के बीच में जंग युद्ध की हो रही है बहुत बड़ी तैयारी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड को छीनने की धमकी के बाद डेनमार्क ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की योजना शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए विनाशक हथियारों की तैनाती का निर्णय लिया है और इस काम के लिए $2 अरब का बजट तैयार किया गया है। डेनमार्क ने 3 नई आर्कटिक गश्ती जहाज, 2 लंबी दूरी के ड्रोन और नए समुद्री एयरक्राफ्ट खरीदने की योजना बनाई है जिन्हें ग्रीनलैंड में तैनात किया जाएगा। ये सैन्य तैयारी डेनमार्क द्वारा ग्रीनलैंड के विशाल क्षेत्रफल की सख्ती से निगरानी के उद्देश्य से की जा रही है। दोस्तों, वहीं बता दें, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को लाने की कोशिश जारी, एलॉन मस्क और ट्रंप ने संभाली जिम्मेदारी। जी हां, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच बिलमोर पिछले 8 महीनों से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर फंसे हुए हैं। ये स्थिति तब पैदा हुई जब उनके बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी समस्या आ गई और वे वहीं अटक गए। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मशहूर कारोबारी और SpaceX के मालिक एलॉन मस्क से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में मदद मांगी है। एलॉन मस्क ने कहा है कि उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए काम शुरू कर दिया है। ऐसे में ऑल द बेस्ट डोनाल्ड ट्रंप जरूर कहिएगा आप लोग दोस्तों। साथ ही साथ दुआएं कीजिएगा कि सुनीता विलियम्स जी सही सलामत पूरे टीम के साथ वापस धरती पर लौट सके। वहीं बता दें, ब्रिटेन ने फिर जारी की एडवाइजरी, भारत में अपने नागरिकों को सैटेलाइट फोन इस्तेमाल पर किया आगाह। जी हां, ब्रिटेन सरकार ने भारत के लिए अपने यात्रा परामर्श को कुछ सप्ताह के भीतर दूसरी बार मंगलवार को अद्यतन किया और ब्रिटिश नागरिकों को आगाह किया है कि बिना लाइसेंस के देश में सैटेलाइट फोन ले जाने या उसका इस्तेमाल करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय बोले तो FCDO ने भारत के लिए अपने परामर्श के सुरक्षा और संरक्षा खंड की समीक्षा की, जिसमें कहा गया है कि ब्रिटेन के लोगों को भारत में अवैध रूप से ऐसे उपकरण लाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं बता दें, कनाडा कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, एयर इंडिया कनिष्का बम धमाके के रिपु दामन के हत्यारे हिटमैन को सुनाई उम्र कैद की सजा। जी हां, कनाडा की एक अदालत में 1985 के एयर इंडिया बम धमाके के आरोपी रिपु दामन सिंह मलिक की हत्या के दोषी हिटमैन ट्रेनर फॉक्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना में मलिक की हत्या जुलाई 2022 में उनके व्यापार स्थल के बाहर गोली मारकर की गई थी। ट्रेनर फॉक्स और उसके साथी जोस लोपेज ने अक्टूबर 2024 में रिपु दामन सिंह मलिक की हत्या के दूसरे दर्जे के आरोप में दोषी स्वीकार किया। ये दोनों ने अदालत में स्वीकार किया कि उन्हें मलिक की हत्या करने के लिए पैसे दिए गए थे। तो उधर आपको बता दें, एरो इंडिया
2025 में सबसे बड़ा ऐलान कर सकता है अपना भारत। AMCA फाइटर जेट के 110 किलो न्यूटन इंजन के लिए फ्रांस, यूके, अमेरिका और रशिया में मची दौड़। जी हाँ, भारतीय सेना अपनी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयारी कर रहा है, या यूं कहें कि महत्वपूर्ण छलांग लगाने के लिए तैयार हो चुका है। दरअसल फरवरी 2025 में बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में होने वाले एरो इंडिया 2025 में रक्षा मंत्रालय एक बड़ा ऐलान कर सकता है। भारत के महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोजेक्ट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोले तो AMCA के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन के विकास के लिए विदेशी साझेदारी का ऐलान कर सकता है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक साफरान कंपनी है जो फ्रांस की है, रोल्स रॉयस जो यूके की है और जनरल इलेक्ट्रिक जो अमेरिका की कंपनी है उसमें से किसी एक विदेशी कंपनी के साथ समझौता करेगा। वहीं हाल ही में रशिया ने भारत के AMCA प्रोजेक्ट के लिए RD-33 इंजन के 5वें यानी 5th जनरेशन संस्करण की एडिशन की पेशकश की है। इस पेशकश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोले तो TOT भी शामिल है, यानी अब गेंद भारत के पाले में है। जो दावेदार बेहतर डील इस प्रोजेक्ट के लिए पेश करेगा, भारत उसी के साथ AMCA इंजन की डील फाइनल करेगा। दोस्तों, वहीं बता दें, भारत को जमकर हथियार आखिर क्यों बेचना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति के दिल में छिपे चोर हम आपको बताते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत ज्यादा से ज्यादा संख्या में अमेरिकी हथियार खरीदे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी हथियारों को खरीदने के लिए दबाव डाला है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने का आह्वान किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप भारत को भारी संख्या में हथियार क्यों बेचना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन अमेरिका उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके साथ भारत का कारोबार सरप्लस में है, यानी भारत अमेरिका में ज्यादा सामान बेचता है, खरीदता कम है, और डोनाल्ड ट्रंप इसे ही संतुलित करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत को हथियार बेचकर अमेरिका के व्यापार घाटे को कम किया जाए। भारत के वाणिज्य मंत्रालय की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो चीन से थोड़ा पीछे, और नई दिल्ली ने जनवरी और नवंबर 2024 के बीच वॉशिंगटन के साथ $35 बिलियन का व्यापार अधिशेष दर्ज किया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर डॉलर को छोड़कर कोई वैकल्पिक करेंसी बनाने की कोशिश की गई तो ब्रिक्स देशों के खिलाफ टैरिफ लगाए जाएंगे, जिसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारत पर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महाकुंभ हादसे को लेकर खबर, आखिर क्यों हुआ महाकुंभ का हादसा, कितने लोगों की गई जानें, पूरी ताकत झोंकने के बाद भी कहां रह गई कमी, बता दें। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में मौनी अमावस्या से पहले देर रात संगम पर हादसा हो गया। यहाँ भारी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए और वहीं कुछ मौतों की भी खबर है। प्रशासन की तरफ से अभी मौतों पर आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि हादसे के 12 घंटे के ज्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक हताहत लोगों की संख्या नहीं बताई जा सकती है। ऐसे में तमाम लोगों के वीडियोस महाकुंभ से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो हादसे के शिकार हुए हैं, हादसे के विटनेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद योगी जी के गवर्नमेंट पर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि भीड़ में अचानक से कुछ मॉब घुस गए झंडे लेकर के, जिन्होंने जबरदस्ती धक्का देने की कोशिश की और धक्का देते हुए आगे निकलने लगे जानबूझकर, जिसके बाद लोगों में भगदड़ का माहौल खड़ा हो गया। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा है कि कोई अराजक तत्वों का यह बहुत बड़ा साजिश था, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई हो। ऐसे कयास लगाए जा रहे, हम आपको कंफर्म नहीं बता रहे, लेकिन जिस प्रकार से लोगों के बयान निकलकर सामने आए हैं कि कुछ मोब, कुछ अराजक तत्व घुसे थे जिन्होंने यह भगदड़ शुरू करवाई, ऐसे में यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। लेकिन आपको बता दें, हालात अभी बिल्कुल स्थिर है। अब तक 6 से 7 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी। यहाँ तक कि प्रयागराज पहुंच रही है खाली ट्रेन। स्नान के बाद श्रद्धालुओं की वापसी के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी की है, जो वाकई में यात्रा को सुगम बनाएगी और हर किसी को स्वस्थ उनके घर पहुंचाएगी। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। क्या आप लोग या आपके परिवार से गए थे कुंभ में, बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये थी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी बताते हुए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।